नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश चुनाव में हिजाब की लड़ाई अब बाप पर आ गई है। मुरादाबाद की रैली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी माँ और बहनें जो हिजाब पहनती हैं, मैं क्या पहनता हूँ, क्या खाता हूँ, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है। तो अपनी भाषा पर संयम नहीं रख पाए असदुद्दीन ओवैसी और हिजाब विवाद जो है उसमें ये विवादित बयान एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के द्वारा दिया गया। हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी मां क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी। अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अब क्या हम तुमसे पूछ कर पहने क्या पहना? इनको वोट भी डालना डर कर। अब कह रहे कि नहीं, ये पहनने से मुसलमान जो है दब जाता है। तुझे कैसे मालूम? तो कर्नाटक के कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब सियासी हो चुका है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में एंट्री असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा करा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। कल उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो गया है हिजाब पर हंगामा। दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक के एक स्कूल से शुरू हुए हिजाब के इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि अब उत्तर प्रदेश में सियासी दल इसे बड़े मुद्दे की तरह पेश करने में जुटे हुए हैं। जय श्री राम और अल्लाहू अकबर के ये नारे एक स्कूल के मैदान से शुरू हुए और अब 5 राज्यों के चुनावी मैदान तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। यूपी के संभल की रैली में कल एमआईएम सांसद ओवैसी ने यह मुद्दा उठाया था कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं। आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी खुलकर हिजाब पर हंगामा करने आ गई। एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। ये नफरत फैलाने वाले भगवा ब्रिगेड के लोग, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारा सर शर्म से झुका दिया है, कल को आप हमारे सिख भाइयों की पगड़ी के ऊपर भी एतराज कर देंगे। परसों को आप हमारे बुर्के के ऊपर भी एतराज करेंगे कि पूरा उतार दो। ये सिर्फ हिजाब और बुर्के की बात नहीं है, हिंदुस्तान की 2 बड़ी आबादी के बीच में टकराव पैदा करने की साजिश है। मुझे कोई इंटरनेशनल साजिश की बू आती है इसमें, जो हिंदुस्तान को कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं। यूपी चुनाव में 80 वर्सेस 20 की चुनावी लड़ाई का डंका बजा रही बीजेपी इस मुद्दे पर विपक्ष को ध्रुवीकरण के दांव में दबा रही है। कैसा असर पड़ सकता है सर, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप जो करीबी से देख रहे हैं, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। असर ये है जी कि उस समुदाय की का महिला वर्ग काफी लाभान्वित हुआ है सरकार की नीतियों से, और ये जो विश्वास बढ़ा है, आप इसको कैसे आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप हथकंडे अपना रहे हैं। तो आप कह रही है राजनीतिक साजिश हो रही है। बिल्कुल। तो कमनल कील ठोकने की जो लोगों की आदत है, तो उनके दिमाग ही कमनल कील से ठुके हुए हैं, इसलिए वो कमनल कील ठोकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि दोनों तरफ से चल रहा है? क्योंकि लड़कियां हिजाब पहन करके आ रही हैं, तो लड़के हम देख रहे हैं तस्वीरों में एक भगवा टोपी और गमछा डाले हुए हैं, तो ये दोनों तरफ से जिस तरीके से चल रहा है, ये ठीक नहीं है देश के लिए। नजर और नजरिए का फर्क है। बच्ची ने वहां अल्लाह अकबर कहा, यानी ईश्वर महान है। बच्चों ने जय श्री राम कहा, यानी कि भगवान महान है। दोनों का अर्थ एक है। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब की नो एंट्री वाला मुद्दा आतंकी संगठन तक जोड़ा गया। इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। तो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहनावे तक पहुंच गई है। योगी आदित्यनाथ wearing his attire
we see other MPs wearing their attire in the BJP, like the Sadhvi Pragya and people like that. बुर्के के साथ छात्राओं के प्रदर्शन, 2 गुटों में पत्थरबाजी, खंभों पर तिरंगा हटाकर भगवा झंडा, फिर भगवा हटाकर तिरंगा लहराना। चुनाव से पहले ऐसा मसाला हो तो कौन सा दल इससे सियासी छोक नहीं लगाना चाहेगा, और हो भी यही रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हमारी मां और बहनों से अपील कर रहा हूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि 14 तारीख के दिन आप लोग पूरे अज़म और हौसले के साथ आप अपने पोलिंग बूथ को जाइए, और जो हमारी मां और बहनें हिजाब पहनती हैं, निकाब पहनती हैं, वो भी पहनकर जाइए। तो हर राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने पर लगा हुआ है। इसी बीच एक बड़ी खबर कर्नाटक हाईकोर्ट से। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले की सुनवाई के बाद केस को बड़ी बेंच में ट्रांसफर कर दिया है। ज्यादा अपडेट के लिए मैं रुक करना चाहूंगी, मेरी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ रही हैं। पिंकी, इंतजार था इस फैसले का क्योंकि विवाद ये बढ़ता जा रहा है, कॉलेज में छुट्टी करनी पड़ी है और अब कोर्ट ने इसको बड़ी बेंच में ट्रांसफर किया है। पिंकी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस समय की आपको बता दें। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद मामले की सुनवाई के बाद इस केस को बड़ी बेंच में भेज दिया है। पिंकी राजपुरोहित जुड़ रही है ज्यादा जानकारी लिए हुए। पिंकी राजपुरोहित, ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, आने वाले चुनाव को देखकर हर सियासी दल इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और अब कोर्ट ने इसे बड़ी बेंच में ट्रांसफर कर दिया है, तो इसमें तो विलंब होगा फैसला आने में। बिल्कुल शोभना, बहुत ज्यादा विलंब होगा। जिस तरह से पूरा मुद्दा जो है लगातार बढ़ रहा है कर्नाटका में, जिसकी गूंज जब कहीं ना कहीं यूपी में सुनाई दे रही है, सीधे तौर पर जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर कर्नाटका हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अब जो है इस पूरे मामले को लार्जर बेंच को सौंप दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि चीफ जस्टिस जो है इस पूरे मामले में कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक लार्जर बेंच, यानी सीधे तौर पर जिसको जो लगेगा। साथ ही जिस तरह से लगातार ये मुद्दा बढ़ रहा था, आपको बता दें कि स्कूल और कॉलेजेस के पास जो है 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की जमावड़े की अनुमति नहीं दी गई है। अगले साल कर्नाटका में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सीधे तौर पर इस मुद्दे को अब हर कोई जो है अपने अपने राजनीतिक रंग देकर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है शोभना। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 10 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी और नायक फैलाने की कहीं ना कहीं कोशिश की थी। सीधे तौर पर इस पूरे मुद्दे को लेकर हालांकि स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी जरूर रखी गई है, लेकिन मामला अभी भी शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। जी शोभना। बिल्कुल पिंकी राजपुरोहित, पुलिस कुछ भी करती रहे लेकिन जो सांप्रदायिक सौहार्द है, जो समाज का ताना बाना है, जो गंगा जमुनी संस्कृति है, कहीं ना कहीं इस साजिश के चलते वो खतरे में आ गई है और विवाद लगातार दोनों संप्रदायों के बीच में बढ़ता जा रहा है। पंजाब में चुनाव से पहले पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए आरडीएक्स की तस्करी और बम धमाके कराने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बड़ी खबर इस समय की, पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में बीएसएफ ने करीब 5 किलो आरडीएक्स और डेटोनेटर सहित बड़ी मात्रा में बम बनाने का सामान बरामद किया है। बीएसएफ के मुताबिक बुधवार की देर रात गुरदासपुर सेक्टर के पंजग्रेन इलाके में पाकिस्तान सीमा पर लगी कटीली तारों के करीब ड्रोन की आवाज सुनाई दी। अलर्ट किया गया बीएसएफ जवानों को और तुरंत ड्रोन पर फायरिंग शुरू कर दी गई। ड्रोन पाकिस्तानी सीमा में वापस चला गया, लेकिन उससे पहले 2 पैकेट कटीली तारों के करीब खेतों में फेंक गया। खोजी कुत्तों की मदद से साजिश का सामान जो था उसे जब्त कर लिया गया। तो ड्रग्स के 2 पैकेट बरामद किए गए। ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है अब इन तस्करों के द्वारा। ड्रोन के जरिए ड्रग्स तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है गुरदासपुर सेक्टर में और इन चुनावों से पहले ये एक बड़ी कामयाबी। बीएसएफ ने करीब 5 किलो ड्रग्स बरामद की हैं। पंजाब में चुनाव से पहले पाकिस्तान की ये बड़ी साजिश का पर्दाफाश। बड़ी खबर आपको बता दें, वोटिंग से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्वीट की है। ट्वीट में मोदी और योगी दोनों ने एक साथ मिलकर हाथ उठाया हुआ है। ये तस्वीर आपके सामने, योगी ने इस तस्वीर के साथ
ट्वीट किया है। तो ये फोटो देखिए, एक फोटो वो भी आई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने योगी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल 11 जिलों की 58 सीटों के लिए मतदान होना है। उससे ठीक एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने ये तस्वीर ट्वीट की है जिसमें मोदी का हाथ पकड़कर उन्होंने ऊपर उठाया हुआ है एक साथ। विकास भदौरिया ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। विकास भदौरिया, अगर सियासत के नजरिए से देखें तो इस तस्वीर की बड़ी अहमियत हो जाती है और ब्रांड मोदी का हाथ अगर योगी के हाथ में है तो कहीं ना कहीं संदेश साफ देने की कोशिश उत्तर प्रदेश की जनता को एन चुनाव से पहले। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तस्वीर के बहुत सारे मायने हैं और साफ जब शब्दों में लिखा गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वो जाहिर करता है कि कल जब वोटिंग होनी है पहले फेज की, उससे पहले उन्होंने जीत की हुंकार भरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ ऊपर उठाकर ये जता दिया है कि पहले चरण से जो विजय पताका लहराना शुरू करेंगे वो आखिरी चरण तक जाएगी और इसकी शुरुआत कल होने जा रही है। जाहिर तौर पर चुनाव प्रचार पहले फेज खत्म हुआ था, उसके बाद से लगातार जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके कार्यकर्ता जमीन पर घूमने की कोशिश कर रहे थे। जो जरूरी इंतजाम करने चाहिए थे वो किए गए और उसी के आधार पर जो आकलन निकलकर बीजेपी के सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसके आधार। विकास, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक और बहुत अहम और खास तस्वीर हमें मिलने लगी है, आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूजा अर्चना करते हुए चुनाव प्रचार में हर राजनीतिक दल ने अपना जोर लगा रखा है। तो कल उत्तर प्रदेश में पहले दौर का मतदान होना है। 11 जिलों की 58 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले दौर में योगी सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है और पहले दौर के मतदान से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं, इसके बड़े सियासी मायने हैं। साथ में एक कविता भी शेयर की गई है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। एक तस्वीर वो आई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और आज ये तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ट्वीट की गई है। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और आज ये जो तस्वीर है इसके बड़े सियासी मायने हैं। योगी आदित्यनाथ लिखते हैं, पीड़ित शोषित दुखित बांधवों के हमको है कष्ट मिटाने। ये कविता लिखी गई है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म पर सीना ताने। आगे लिखते हैं, कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित ये परिणाम है। तो 10 मार्च से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी घोषणा कर दी है और विजय का दावा किया गया इस कविता के जरिए और ये तस्वीर भी ट्वीट की गई है। यूपी में कल होने वाले पहले दौर के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव कराने के लिए कर्मचारी ईवीएम के साथ बूथों पर पहुंचने लगे हैं। गुरुवार को 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले दौर के लिए बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस ने सभी 58 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन में समाजवादी पार्टी 28, आरएलडी 29 और एनसीपी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। पहले चरण में कुल 623 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 2 करोड़ 27 लाख वोटर करने वाले हैं। बीजेपी के 9 मंत्रियों की किस्मत का फैसला इस फेज में होने वाला है। मथुरा से श्रीकांत शर्मा, छाता से चौधरी लक्ष्मण नारायण, थाना भवन से सुरेश राणा, मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, अतरौली से संदीप सिंह, शिकारपुर से अनिल शर्मा, हस्तिनापुर से दिनेश खटी, आगरा कैंट से जीएस धर्मेश मैदान में है। पहले चरण में 10,766 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। इन इलाकों में अगर आप रहते हैं तो वोट देने जरूर जाएं और सबसे तेज नतीजे 10 मार्च को एबीपी न्यूज पर जरूर देखें।
तो पहले दौर की जिन 58 सीटों पर मतदान होना है उनमें से 53 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। तब ध्रुवीकरण की धार पर हुई वोटिंग में बीजेपी को जाटों का जबरदस्त समर्थन मिला था और इस बार राजनीतिक दलों ने टिकट इसी हिसाब से बांटे हैं कि उन्हें चुनाव में जातिगत फायदा मिले। बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के मुकाबले सबसे ज्यादा 25 सवर्णों को टिकट दिया है। सबसे ज्यादा 12 जाट उम्मीदवारों को भी बीजेपी ने मैदान में उतारा है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 24 ओबीसी उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। हालांकि एक भी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया। जातीय समीकरण को साधने की कोशिश है क्योंकि पश्चिमी यूपी में करीब 27% मुस्लिम आबादी है, 17% जाट हैं, करीब 25% आबादी एससी समुदाय की है, राजपूत 8% हैं, गुर्जर 4%, जबकि यादव 7%। अब देखिए एसपी और आरएलडी गठबंधन ने पश्चिमी यूपी में जो टिकट बांटे हैं उनका जातीय समीकरण क्या कहता है। एसपी आरएलडी ने 14 सवर्णों को टिकट दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा 8 ब्राह्मण हैं, 22 ओबीसी समाज के उम्मीदवार हैं, जिसमें करीब 10 जाट समाज के हैं। दूसरी पार्टियों के मुकाबले गठबंधन ने 10 एससी उम्मीदवार उतारे हैं और 12 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।